बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े यूं रोए मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूं ये मुझसे नहीं होगा। मैं दूर खड़ी देखूं और अहले सितम खेलें खून से मेरे बच्चों के दिन रात यहाँ होली। बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े यूं रोए मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूं ये मुझसे नहीं होगा। बीइंग अ स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि हमारे जज्बात जो उनसे हमारी फीलिंग्स हैं वो दहशतगर्दों के थ्रेट की वजह से जो उनसे हैं कि हमारे ये स्टैंड है कि हम यूनिवर्सिटी जाएं, हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है। ऑब्वियसली हम यहाँ इल्म हासिल करने आते हैं तो हमें पता है कि अगर ये दहशतगर्द जो भी टैग वगैरह कर रहे हैं हम उनको शिकस्त देंगे, बल्कि हम और पुरअज़म हौसले से हम आएंगे यूनिवर्सिटी और हम इंशाल्लाह आएंगे। और अभी भी आप देखिए जैसे कि टैग हुआ है पेशावर में, हम लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली हम दहशतगर्दों से नहीं डरेंगे। मैं दोबारा इसके बावजूद यहाँ पे आई हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ से डरती नहीं और मैं सबको ये कहूँगी कि आप भी ना डरें। दहशतगर्द ज़्यादा क्या कर लेंगे, हमारी फौज हमारी हिफाजत कर रही है, हमारा मुल्क हमारी हिफाजत कर रहा है, तो इसलिए हम लोगों को इस चीज़ का डट के मुकाबला करना चाहिए। दहशतगर्दों को इत्तला देते हैं कि हम दहशतगर्दों से डरने वाला कौम नहीं है, हम उनसे डटकर मुकाबला करेंगे। भी हम लोग यूनिवर्सिटी अभी भी आ रहे हैं तो इसका यही है कि हम लोग डर नहीं सकते हैं। जी हम बिल्कुल दहशतगर्दों के खिलाफ फाइट करेंगे और हुकूमत को चाहिए कि इसके अलावे से सिक्योरिटी के इंतजाम खास करें ताकि स्टूडेंट्स की एजुकेशन मुतासिर ना हो। बिल्कुल होनी चाहिए, देखें ना सिक्योरिटी अभी इतनी यहाँ भी खास नहीं है, होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी में ताकि हम लोग सेफ्टीली आ सकें जा सकें। हम चाहते हैं कि हमें अपने कॉलेज में सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी हो ताकि हम भी सेफ्टी महसूस करें और ये हमला दोबारा किसी और कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ना हो। दहशतगर्दों को हम ये जवाब देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम कभी पीछे हटने वाली नहीं है और हर मैदान में दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अगर दहशतगर्द इसी तरह करते रहेंगे तो हम इंशाल्लाह दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देंगे और हम दहशतगर्दों को कलम की नोक से जवाब देंगे। ये हमारे हर स्कूल में इस तरह हमला नहीं कर सकते, पहले उन्होंने पेशावर में हमला किए, उसका भी इंशाल्लाह हमने कुछ बदला लिया, आइंदा और भी इसका बदला लेंगे। हम ना इनसे डरेंगे ना हम किसी कोई खौफ खाएंगे, हम पढ़ेंगे आगे देशतगर्द का खात्मा करेंगे। कुछ तू ही बता ऐ दर्द बता, कुछ तू ही बता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ, ऐ दर्द बता कुछ तू ही बता, ऐ दर्द बता कुछ तू ही बता। अस्सलाम वालेकुम। Once again, I hate doing such shows. कल मैं एक शो कर रहा था जहाँ एक 19 साला नौजवान को गोली मार दी गई। अभी वो शो ख़त्म नहीं हुआ था कि उस शो को दरमियान से काट दिया गया और जाहिर वो कटना ही था शो। रीज़न उसका ये था कि 4 सद्दा पे बादशाह खान यूनिवर्सिटी में 4 दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। जो शोहदा हैं, चाहे वो माली था, वो कोई बस ड्राइवर था, कुक था या स्टूडेंट था या प्रोफेसर था, अब वो अपनी फैमिलीज़ में दोबारा वापस नहीं जा सकेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत रैशनल रखूं। शायद ये वो जगह नहीं है जहां मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करूं या अपने लहजे को तेज़ करूं, लेकिन दिल चाहता है, दहशतगर्दों के खिलाफ दिल चाहता है। सो मच सो कि सवालात हैं मेरे बहुत सारे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी प्लान्स से मुतालिक, लेकिन उसके लिए और शोज़, उसके लिए और बहुत सारे शोज़। आज इमेजिन दिस कि आप अपने बेटे को, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, आप जो मुझे देख रहे हैं, आपके साथ भी, मेरे साथ भी, आप सब जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, इमेजिन कि आप अपने बच्चे को कॉलेज या स्कूल पढ़ने के लिए भेजें और वो आखिरी दिन हो जब आप उसे देखें, दोबारा वो लौट के ना आ सके। हमारी दरसगाहें, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे बाजार, कोई चीज़ सेफ नहीं। बहैसियत माँ, बहन, बेटी, बीवी, बच्चे, एक के बाद एक करके रिश्ते टूटते और छूटते चले जाते हैं।
आज मेरे साथ मेरा जो पैनल है, आज मैं किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं उस हाइट पे, उस एंड पे जाना चाहता हूँ। शायद हम यही ज़बान समझते हैं, शायद हम रैशनल के कायल नहीं, शायद हम जब तक जज्बात के अंदर न उतरें, जब तक उसकी पीक में न चले जाएं, जब तक हम अपने आप को इमोशनली ड्रेन न कर लें, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आज यही ट्राई करके देखते हैं। आज एक माँ के बारे में बात करते हैं, एक बेटी के बारे में बात करते हैं, उन बच्चों के बारे में बात करते हैं। वहाँ एक माली था जो अब अपने घर की किफ़ालत नहीं कर सकेगा। एक बस ड्राइवर था जो अपनी फैमिली का वाहिद कफील था। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बिखरी पड़ी हैं। आज उन कहानियों के बारे में बात करते हैं। हो सकता है कि हमारी ये बातें सुन के किसी को होश आ जाए, वरना एक और हादसा होगा। खुदा ना करे एक और शो हम करेंगे और खुदा ना करे यही बातें दोबारा रिपीट करेंगे। कोशिश मैं ये करूंगा कि आज मेरे जितने मेहमान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। मेरे साथ आबदा मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। बीना मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। तहरीम मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। अमजद भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। सऊद मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। नवीद मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। हिफ्ज़ा मौजूद है। हम सब की एक आदत सी बन गई है ऐसे शोज़ में होना और करना, क्योंकि मीडिया से मुतालिक अफसोसनाक पहलू ये है कि हर महीने कम से कम हम एक शो ऐसा कर रहे होते हैं। और हम चूँकि मॉर्निंग शो के ज़ुमरे में आते हैं, इसलिए कभी कभी 3 से 4 शोज़ भी ऐसे हो जाते हैं। कभी हम जाके किसी शीरी अम्मा को बचाते हैं, तो कभी किसी और बच्चे की रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन आज हादसा है शारसत्ता का, बादशाह खान यूनिवर्सिटी का। माओ से शुरू करते हैं। आबदा, विल स्टार्ट विद यू। आपके बच्चे हैं। आपने जब ये खबर सुनी, आई रिमेंबर जब जिस वक्त ज़लज़ला आया था, तो आपने मुझसे अपनी बात शेयर की थी कि आपने इमीडिएटली अपनी बेटी, उसका फ़ोन आ रहा था, आप ले नहीं पाई थी, फिर उसके बाद आपने उसको कॉल किया और वो उठा नहीं पाई। तो माँ पे क्या गुजरती? साहिब, पिछले 10-15 सालों में जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होती देखी हैं, मुझे तो वही साइकोलॉजिकली इतना झटका था कि प्ले ग्रुप से एक स्कूल में बच्चों को रोज़ सुबह छोड़कर आना, हंसते खेलते हुए बच्चे गेट से शरारतें करते हुए अंदर जाते नज़र आते थे। और वो जब A लेवल O लेवल तक वही रोज़ की मेरी रूटीन, और उस स्कूल्स के बाहर अब बैरिकेड्स लग गए, वो स्कूल बाहर से जेल लगना शुरू हो गए, कि वो माँ बाप का भी वहाँ से हमारा गुजरना, अपने बच्चों को पिक करना भी कितना दुश्वार हो गया था कि गाड़ी पीछे खड़ी है, कि सारी जो सिक्योरिटी के वो मसाइल हैं वो भी हम माँ बाप के, बच्चे हमारे फिर भी इनसिक्योर हैं अंदर, कि खुदा ना खासा कोई जब थ्रेट आती है और एकदम से स्कूल से फ़ोन आए कि जी थ्रेट है, स्कूल में बच्चे ले जाएं, तो वो उस भगदड़ में भी गेट तक पहुँचना, और स्कूल्स में बच्चों को फ़ोन अलाउड नहीं होता लेके जाना, वो सारी स्टेजेस वो भी देखी हैं। और अब कॉलेज लेवल तक बच्चे आ गए। अभी भी बेटी जिसका मैं कहती हूँ आउट ऑफ सिटी, वो मुझे कहने लगी, जब कल ये खबर ब्रेक हुई और हम बैठे नाश्ता कर रहे थे, और वो एक्चुअली गले में फंस गया था कि उसके भी, और बिकॉज़ इमीडिएट रिएक्शन ये था कि हम ये समझ रहे थे खुदा ना करे कहीं APS ना हो जाए, वो ना हो जाए। एग्जैक्टली, खुदा ना करे एक मरतबा फिर वही हिस्ट्री जो है वो रिपीट ना हो। तो वो उसकी साइड भी, वो अब मेरे सामने बैठी हुई थी, छुट्टियों पे आई हुई है, तो शी सेड कि मामा आपको तो मैं बताती नहीं हूँ कि हमें हर तीसरे दिन कॉलेज में, लाहौर में पढ़ती है NCA में, तो कहती है वो इतना अंडर थ्रेट है वो कॉलेज भी ना, हर वक्त उनकी इंतज़ामिया भी उनको बता रही होती थी कि लो प्रोफाइल रखें आप, और कि आप परेशान हो जाएंगे। तो हम पे, तो माँ बाप पे जो गुजरती है, हमारे बच्चे जितना ज़रूरत से ज़्यादा बहादुर बन के माँ बाप भी परेशान ना हो, वरना शायद हम बच्चों को घरों से ना निकलने दें। नहीं, बच्चे तो बहादुर बनते ही हैं, लेकिन मुझे बताइए माँ बाप कितने बहादुर होते हैं। यहाँ आप सब, आप पेरेंट हैं, आप पेरेंट हैं, जब मुझे टेल मी। बेबस हैं साहिर, बहादुर नहीं है हम लोग, क्या करें, बेबस हैं। और बाद में मुझे तकलीफ़ होती है कि जिस तरह वो हम इन फैमिलीज़ के जाके हम इंटरव्यूज़ भी करते हैं ना, तो
खौफ होता है और दुख होता है, उनसे उनका दुख कुरेदने को दिल नहीं करता। अच्छा, आपको तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है, हम सबको तकलीफ होती है, लेकिन हमारे जो और लोग हैं, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी प्लान है, उसके कानों पे जूं तक नहीं रही। गुस्सा चढ़ता है। तो आप सोचें कि फेसबुक पे हर जगह नजर आ रहा होता है बैंड तंजीमों के लोग, हमारे पॉलिटिशियंस के साथ तस्वीरें और वो खुलेआम लगी होती हैं, कोई कुछ नहीं कहता। वो बैठे हैं, हमारे नेशनल असेंबली में भी बैठे हैं, वो लोग सेनेट में भी बैठे हैं, दीदा दलेरी से बैठे। एक मौलवी इस्लामाबाद में खुलेआम आपकी रिट को चैलेंज करता है, नथिंग हैपेंस। ये लोग मदरसों में बैठे क्या कौम की खिदमत कर रहे हैं? कोई ये लोग वहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बन के निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ चलें, वो तो जाहिर एक ऐसा है जो एक हमारा पॉलिटिकल और नेशनल मसला भी बन गया है, लेकिन यहाँ पर एक बात और बड़ी अजीब है ना कि देखें, सुबह जब बच्चा नाश्ता कर रहा होता और माँ के साथ होता, माँ उसे भेजते, लुक एट दिस इज, आई कांट सी दिस। कैन यू पॉसिबली इमेजिन कि वो सुबह नाश्ता करके निकला है और आपको सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ टेलीविजन पे आती है कि जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में आपका बच्चा गया है वहाँ फायरिंग हो रही है। आप तरीम, शायद सबसे ज़्यादा पेनफुल बात ही होती है पेरेंट्स के लिए, जो मैंने पिछले 4 सालों में अपनी बेटी के साथ एक्सपीरियंस की, स्पेशली पिछले साल के वाक़े के बाद से। आपका अपने बच्चे को स्कूल भेजते हुए कंसर्न अब माँ बाप का अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है कि स्कूल कैसा है, उसकी तालीम कैसी है। आप ये देखते हैं क्या उसके पास सिक्योरिटी सिस्टम है, क्या वो स्कूल इस काबिल है कि वो आपके बच्चे को किसी बुरे वक्त में सिक्योर कर सकेगा। ट्यूसडे को मेरी बेटी को जब मैंने स्कूल से पिक किया तो मुझे बताने लगी कि वो जो पेशावर में नहीं हुआ था मामा, बिकॉज हम उससे ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं शेयर करते, मैं सिर्फ न्यूज़ चैनल देखती हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं देखते। तो उसने मुझे बताया कि जो पेशावर में हुआ था वो हमारे स्कूल में आज करवाया गया है। तो मैं एक सेकंड के लिए थोड़ी सी अजीब सी होगी, मैंने कहा क्या करवाया? नहीं, बैड पीपल नहीं दिखाए, गुड पीपल दिखाए थे। वो आए, उन्होंने रेस्क्यू किया। एक 6 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा, एक उससे छोटा बच्चा, वो अपने दिमाग में क्या मेमोरी लेके बड़े हो रहे हैं। और अगर हमें ये बात पता है और उन्हें ये बात पता है कि किसी स्कूल में ये अटैक हुआ और कहीं कोई क्रैकर फटेगा तो उनको नहीं लगेगा कि कोई ब्लास्ट हो गया। अच्छा, इस फुटेज के अंदर अगर आप देखें, इस फुटेज के अंदर एक ताबूत जो है वो दिखाया जा रहा है। इट्स अनबिलीवेबल, लुक एट दिस। ये हमारी दर्जगाहें नहीं हो सकती। हमारी माँ को, हमारी बहन को, हमारी बेटी को, हमारी बीवी को, हमारे बच्चों को इन चीज़ों से नहीं गुजरना। एक बाप की हैसियत से what do you feel? How do you feel? मेरे ख्याल में साहिर, जो मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा लिटरेसी रेट बढ़ना नहीं चाह रहे। क्या लोग ये चाहते हैं, दूसरी कुव्वतें ये चाहती हैं कि हम पहले बचपन में हम प्लेग्राउंड में खेलने जाया करते थे, आज हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते। क्या अब हम इस हद तक रुक जाए, अपने इल्म के लिए भी जो है वो बच्चा स्कूल ना जाए? क्या हमें इतना स्क्वीज़ कर दिया जाए कि हम बढ़ ना सकें, हम नॉलेज ना ले सकें? क्या हमारा मुल्क जो है वो तरक्की ना कर पाए? एक एक चीज़ पे अगर आप पिन पॉइंट कर देंगे तो आगे कहाँ जाएंगे? हमारा फ्यूचर क्या होगा? अगर हमारा बच्चा इस खौफ से, माँ बाप इस खौफ से अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पा रहे, कहाँ गए वो प्लेग्राउंड्स, कहाँ गए वो बच्चे, वो कहाँ हैं? सब के सब गैजेट्स, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों पर रुक गए। अच्छा, मैं पाकिस्तान से चाहता हूँ कि वो हमें कॉल करें और इस दुख में हमारे साथ शरीक हों। जाहिर है हम सिर्फ अंदाज़ा कर सकते हैं उस माँ के दुख का, शायद अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ऑनेस्टली ये भी गलत जुमला है कि हम अंदाज़ा कर सकते हैं, शायद हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते उस माँ के दुख का जिसने अपना लाल खो दिया। हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। अमजद भाई क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि हम लोग थक गए हैं अब ये बातें करते हुए कि हमें ये करना चाहिए या हमें वो करना चाहिए। ना हम सफ़र से, ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र से, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमें ख़ुद को दुरुस्त होना पड़ेगा, अपनी कौम को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये सुनते रहते हैं कि जी ये अब वहाँ पेशावर का सानिया हो गया, कौम एक हो गई, आज ये 4 सदगा हो गया, कौम एक हो गई। कौम वैसे क्यों नहीं एक होती? जब तक कौम एक नहीं होगी ना, इसी तरह हमारे पे दूसरे करते रहेंगे। आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा। तो ये आपस में लड़ने का ये नुकसान है हमारा कि हम आपस में लड़ेंगे तो दूसरे आके हमारे पे काबिज होंगे, और हो रहे हैं।
सबसे पहले तो मैं जो शहीद हुए कल, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, कि हम उनके लिए सिर्फ दुआ करें। सऊद भाई, आपने सऊद अगर कह दिया कि शहीद हुए हैं, अल्लाह मग़फ़िरत करे, शहीद की तो मग़फ़िरत हो गई, उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत होगी इंशाअल्लाह होगी। और अमजद ने बड़ी अच्छी बात कही। पता है, पहले एक वक्त था, जहाँ तक मुझे याद है, अमजद को भी याद होगा, आपको भी याद होगा, कि एक महल्ला होता था, उसमें बराबर में मुझे पता था कौन है, सामने वाले घर में कौन है, इधर कौन है, और हम सब मिल के उस महल्ले में हलीम भी पकाते थे, रात को घूमते भी थे, सारे बच्चे सब मिल के एक फैमिली थी। वो एक घर नहीं था, एक फैमिली थी, पूरा महल्ला। आज हमारा ये हाल हो गया है कि हम सब एक दूसरे, हमें ये नहीं पता पड़ोस में कौन है, सामने कौन है, इधर कौन है, तो हम लोग दूर दूर हो गए एक दूसरे से। सबसे पहले तो हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा, ठीक है। देखें, दुश्मन की कामयाबी क्या है, वो यही है कि हम रोज़ सुबह ऐसा शो करें, हम ब्रेकिंग न्यूज़ दें। ये उनकी जीत है, ये उनकी जीत है, हमारी हार नहीं है। मतलब उनकी जीत हो गई है ये, वो हमेशा ही चाहते हैं, वो यही चाह रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि हम अपने लीडरों, पहले अंग्रेज़ ने हमारे अंदर वो डाल दिया डिवाइड एंड रूल, ये डिवाइड एंड रूल कर दिया उसने हमें, और अब वो हमें मार रहा है। हमें एक होना पड़ेगा बस। इसको ये है कि हम सिर्फ एक कौम बन के अगर आए। देखें 9/11 के बाद अमेरिका में क्यों नहीं हुआ कुछ? एक होने की बात से ज़्यादा ना, हम वी हैव टू रियलाइज़ के पॉलिसीज़ गलत हैं, प्रायोरिटीज़ गलत है हमारी। आप देखें कि ये जो दहशतगर्द बन रहे हैं, ठीक है, कभी वो होता है कि ये जी अफ़गानिस्तान से आया हुआ बंदा था, ये कहीं और किसी जगह का था, लेकिन मेजॉरिटी हमारे अपने ही लोग हैं जो इस तरह के कन्वर्ट्स हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग टेररिस्ट बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? देखिए, बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे। लेकिन आज अगर आप माँ हैं तो मुझे कॉल कीजिए, बहन हैं तो कॉल कीजिए, बेटी हैं तो कॉल कीजिए, भाई हैं तो कॉल कीजिए, बुज़ुर्ग हैं तो कॉल कीजिए, बाप हैं तो कॉल कीजिए और शामिल हो जाइए इस शो में। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे दिल की अता गहराइयों में जाके अपने जज्बात को हम भी टटोलेंगे, आप भी टटोलिए और साथ दीजिए उनका जो शोहदा और उनके लवाहिकीन हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। कॉल कीजिए, आपका इंतज़ार कर रहा है छोटी सी एक ब्रेक के बाद। दरवाजे पर आस लगाए, क्या देखती है? कब से खड़ी है चौखट पर तू, क्या सोचती है? ता चिकड़बाला पखपलवीना मृदश्वाहा गाड़ीवा, तू सो जा वो अब नहीं आएगा, तू सो जा वो घर नहीं। I don't know what to say. I don't know what to say. We're going through crisis, going through really tough times. And I honestly, मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है. I hate doing such shows.
I hate doing it. I'm tired. I don't want to do such shows. Because मैं एक रोज़ एक माँ मेरे पास आई जिसके बच्चे को 5 बीमारियाँ थीं. उसको बोन मैरो की ज़रूरत थी, उसका लिवर ख़राब था, थैलेसीमिया का पेशेंट था वो, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था. मुझसे कहने लगी कि मेरे बेटे का क्या होगा. मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ बात करके डॉक्टर से. 2 हफ्ते में उस माँ से बात नहीं कर सका जब तक मैंने अपनी पूरी कोशिश ना कर ली. ये कहानी हैप्पी एंडिंग है. रीज़न इज़ बिकॉज मैं और डॉक्टर शम्सी एक जगह बैठे और हमने एक तरीका दरियाफ्त किया. यूं ही, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन फिर भी एक तरीका दरियाफ्त किया कि डॉक्टर साहब ये कर लीजिए. हमने उसकी कोशिश की और 8 माह के बाद आज वो बच्चा बेहतर है. लेकिन ये सिर्फ एक स्टोरी है. आप माँ के आंसुओं का जवाब नहीं दे सकते. मेरा दिल नहीं था कि मैं उस माँ को ये बताऊं कि तुम्हारे बच्चे को डॉक्टर ने, मेरा दिल नहीं था. मेरा दिल नहीं था. मैं नहीं बता सकता किसी माँ को कि तुम्हारा बच्चा वापस नहीं आएगा. मैं किसी माँ को उठा के फोन नहीं कर सकता कि आई एम सॉरी, आज हमारे कॉलेज में हमला हो गया है, एंड आई एम सॉरी, तुम्हारा वो बेटा जिसको तुमने बहुत मेहनत के साथ पाला था, जिसके लिए तुम रातों को जागी थी, आज के बाद तुम उसको नहीं देखोगी. या आई एम सॉरी, मैं उसकी डेड बॉडी तुम्हारे घर पे भेज रहा हूं. बिलाल कुतुब साहब इज ऑनलाइन इन लाहौर विद अस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. बिलाल भाई, मेरे पास तो अल्फाज वगैरह ख़त्म हो गए हैं, आप बात कीजिए. साहिर, मेरे पास भी अल्फाज ख़त्म हो गए हैं. आपने 2 बातें बड़ी अच्छी की कि आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दीज शोज. यकीन कीजिए, अब तो लगता है कि वो हफ्ता अगर एक गुजर जाए जिसमें कि किसी 5 साल की बच्ची का इस मुल्क में रेप ना हुआ और आपको वो कहानी ना करनी पड़े, तो वो बड़ा ही सुकून का हफ्ता होता है. अब तो मुझे लगता है नफ्सियाती मरीज मैं खुद बनता चला जा रहा हूँ इन बातों को कर करके. आपने जो बात की रियासत माँ की कि माँ का किरदार क्या होगा, माँ कैसा देखेगी इसको, मैं सब मेहमानों से, इंतहाई मोतबर मेहमान मेरे बैठे, मैं सबसे पूछता हूँ, क्या रियासत माँ नहीं होती? रियासत से बड़ी माँ कौन सी होती है? इस माँ की आंखों के आंसू कहाँ गए? इस माँ का किरदार कहाँ गया? इस माँ का जो है उसका जिक्र और तस्करा किसने करना है? इमाम अली करमल्लाह अमीरुल मोमिनीन थे, एक आदमी आया और कहा कि आपको एक मिलने आया, आपसे मोहब्बत करने वाला, वो मिलना चाहता है. आपने देखा तो उसके जिस्म पे चर्बी बहुत थी. आपने कहा मुझसे मोहब्बत करने वाले के जिस्म पे चर्बी नहीं होती, हमारी अक्लों पे चर्बी पड़ गई, हमारी अक्लों पे चर्बी पड़ गई. आज हम कल हम सारा दिन सुनते रहे, हमारे रियासत के हाकिम कहते रहे कि दीवारों को ऊंचा होना चाहिए था यूनिवर्सिटी की. खुदा की कसम, मैं ये क्या नहीं पूछ सकता कि इन लोगों का कद ऊंचा क्यों नहीं होना चाहिए था? 7 साल के बच्चे को स्कूल में तरबियत दी जा रही है कि दहशतगर्द आ जाए तो उसने क्या करना? इन्ना लिल्लाह, वो कहां किस मुल्क में रह रहे हैं हम? सियासतदानों कल कह रहे थे, कुतुब साहब आप हमें ताने दे रहे हैं. अरे भैया, आप औरतें जिनको ताने दे रही हैं, लोगों के घरों में जनाजे पड़े हुए हैं और आप अपने काम में नाकाम हो गए. कामयाब कौन हुआ? फखर आलम माली कामयाब हुआ. कामयाब हुआ हामिद डॉक्टर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डॉक्टर था. साहिब, कहने की इजाजत देना कि सारी कैबिनेट भी मर जाए ना तो इस मुल्क को नुकसान नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक डॉक्टर जब इस मुल्क का सरमाया अगर वो मर जाए तो इस मुल्क का नुकसान है. इस मुल्क में लोग अब कहते हैं कि हमें असला उठा के हमें लेने दे बदला. अगर ये इतना ही ट्रस्टलेस कौम, ये ट्रस्टलेस हुकूमत हो गई है, तो फिर सियासतदानों को खुदा की कसम रुखसत दे दें और ये हुकूमत और ये कौम जो है कि हम चला सकते हैं. और मुझे आपकी जरूरत हो सकती है. नहीं, यहाँ पर ये इशू नहीं है. ऑनेस्टली ये इशू नहीं है. वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं. जाहिर है हम सब यही बात महसूस करते हैं और ऐसा ही फील करते हैं, लेकिन ये इशू नहीं है. इशू ये है, मुझे बताइए, अभी मैंने एक सीजी पढ़ी है जो हमारे पास ही चल रही है, माँ अपना दिल मजबूत कैसे करे, क्योंकि देखिए हुनूस दिल्ली दूरस्त. अगर हम यहाँ बैठ के ये बातें, ऑनेस्टली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो होने में बड़ा टाइम लग जाएगा. मुझे ये तो बता दीजिए कि माँ को सब्र कैसे आएगा? यहाँ पर बैठी हुई औरतें रो रही हैं, यहाँ पर बैठी हुई औरतें रो रही हैं, घरों में बैठे हुए. मैं आपको अपनी हालत बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी हालत बता रहा हूं. कल जब मैं शो कर रहा था और जब मेरा शो बंद हुआ, कसम खुदा पाक की, मैं एक ऐसी जगह था जहां एक बच्चे का जनाजा 3 दिन पहले उठा है. उसकी मां दीवानों की तरह से रोज रात को छत पे जाके अपने बच्चे को पुकारती है डेली. और उस वक्त मेरी आलम यह था कि ये तो चीज हो चुकी है, 4 सद्दा में क्या हो रहा है? मैं बार बार उनसे पूछ रहा था कि मुझे बताओ तो सही, हो क्या रहा है?
क्या कितनी अमवात हो गई हैं, काउंट कितना आया हुआ है। मुझे डर था कि खुदा ना करे दोबारा से हम एपीएस की तरफ तो नहीं जा रहे। मैंने वो लाशें देखी है जब मैं एपीएस के अंदर गया था। मैंने बच्चों के अंगूठों से, पाँव के अंगूठों से बंधे हुए नंबर्स देखे हैं। मैंने वो स्वेटर देखा है जिसके अंदर गोली निकली थी, जिसमें इतना बड़ा छेद था। इतने बड़े छेद के अंदर वो बच्चा मर गया था। तो मुझे ये बताइए, माँ को तसल्ली, मुझे को खुदा का वास्ता, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान से किसी भी आदमी से रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं, लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ, मैं लफ्जों का खेल खेल सकता हूँ, मुझे वो लफ्ज तो बता दो जो मैं तसल्ली दे सकूं एक माँ को, क्योंकि मैं वाकई ये शोज करके थक गया हूँ। आपकी बात बिल्कुल बजा। देखिए, ये माँ के दिल को तो साहिब तसल्ली हो ही नहीं सकती। यकीन कीजिए कि अब तो मामला जो है ना, वो बदला लेने की जो हरारत है ना, अब वो बड़ी होती चली जा रही है। और ये जो नेशनल एक्शन प्लान का आपने जिक्र किया, अरे ये भी सोचिए, यहाँ पे मेंटल एक्शन प्लान किसके पास है? मुझे तो लगता है हमारी हुकूमत और लोगों के पास, जो कि हमारे सरपरस्त बाप और माँ की जगह है, इनमें इतनी ज़हनी कफालत ही नहीं है कि ये कोई फैसला अच्छा कर सकें। कमाल कर रहे हैं। जब बच्चे लोगों के थर्ड पार्कर में मरते हैं तो वहां सियासत होती है, जब लोग चार सतह में मरते हैं तो वहां सियासत होती है। कब्रों पे फूल डालने के लिए कोई नहीं जाता। तालियां बजाई। एक मिनट रुकिएगा बिलाल भाई। अभी आपने थरपारकर की बात की, मैं आपको एक अलमिया बताता हूं। अलमिया क्या है? मैं और अली, अब याद रखिएगा, अब जो मैं बात कर रहा हूं ये 1.25 साल पहले की बात है। ये 17 दिसंबर 2014 की बात है। मैं पेशावर के लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में खड़ा हूं, लाशों के नंबर्स और नाम आ रहे हैं, और हम कॉल करते हैं कि हमने इस सिलसिले में बात करनी है। तो एक सियासी पार्टी की ओहदेदार ये कहती हैं कि तुम लोग थर पे बात करोगे, मिट्टी पे बात करोगे, मैं बात नहीं करूंगी। मतलब यार हद है। हम लाइव थे उस वक्त, हम लाइव थे लिटरली। उन्होंने फोन हैंग अप कर दिया। कोई मसले का हल तो नहीं होता। थर में जब कहत आता है तो अब आटे की 6 बोरियां दे देते हैं, ये तक नहीं पता कि वहाँ ईंधन नहीं है उनके पास। वो आधा आटा सड़ जाता है। होल्ड ऑन, मरते हैं तो 2 लाख का चेक दे देते हैं जो बाउंस कर जाते हैं। नहीं, बेहिस आटा सड़ जाता है, गंदुम सड़ जाती है, चावल सड़ जाते हैं, गोदाम्स के अंदर होते हैं, नहीं पहुंचती, मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचती। बिलाल भाई आप जाइएगा नहीं, आप हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा नहीं। मैं हफ्जा से कुछ बात कर लूँ, नवीद से बात कर लूँ, उसके बाद आपकी तरफ आऊँगा। आप जाइएगा नहीं। हफ्जा आप बताइए, आप, मुझे नहीं पता इफ़ यू आर मैरिड और नॉट, इफ़ यू हैव किड्स और नॉट, आई डोंट नो, लेकिन आपके भाई हैं, आपने, आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में लोग होंगे। खुदा न करे अगर आपको ये पता चले कि आपका कोई अपना प्यारा ऐसे किसी कॉलेज में है जहाँ हमला हो गया है, आप किस ट्रॉमा से गुजरोगे? बहुत, मेरे लिए वो सिचुएशन होगी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मतलब हम रोज़ ये खबरें पढ़ते हैं, रोज़ ये न्यूज़ देते हैं। मुझे लगता है हम इतने बेहिस हो गए हैं, इंक्लूडिंग अस, कि हम रोज़ ये खबरें पढ़ते हैं और मुझे ये लगता है कि हमारी रूटीन बन चुकी है। हमारी रूटीन बन गई है कि आज ये हुआ, ऐसा लगता है कि जैसे हम सुबह उठे ऑफिस के लिए तैयार हुए, ऑफिस आए, काम किया, उसी तरह ये दहशतगर्दी, रोज़ इस तरह के वाक़यात, ये हमारी रूटीन बन चुकी है। और इस तरह के वाक़यात ना इन पर कंट्रोल किया जा रहा है। रोज़ हम सिर्फ खबरों तक ही ये पढ़ते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान, ऑपरेशन ज़रबेअज़। जब आपने ये ऑपरेशन शुरू किए, आपने ये सब शुरू किया, आपने क्या पहले से प्रेपरेशन की? आपने प्लानिंग कोई, स्ट्रेटजी कोई, कि जब इसका रिएक्शन आएगा, एक्शन का रिएक्शन आएगा तो आपने क्या करना है? आप लोग खुद सेफ हैं, आपके घरों के बाहर बैरियर्स हैं। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी हुकूमत है, ये लोग सेफ है, लेकिन जो गरीब है, जो आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती प्रोटोकॉल, जो सिक्योरिटी जिनके पास नहीं है, वो लोग ये सब बर्दाश्त करते हैं। बिना साहिर, सबसे पहले तो जो सानेहा हुआ है वो एक ऐसी ट्रेजेडी है जिस पे हम जितना भी गुस्सा करें वो बनता भी है। बट द रियलिटी ऑफ द फैक्ट इज़ कि ये टेररिज्म जो है, सवाल ये उठता है कि वाई आर दे टारगेटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि टेररिज्म का शिकार पाकिस्तान बहुत अरसे से है। कभी इधर बॉम्ब ब्लास्ट, कभी उधर बॉम्ब ब्लास्ट। जो आपने सवाल उठाया था ना कि फैमिली और क्या आप फील करते हैं, यकीन करें मैं कल ही किसी से कह रही थी कि पाकिस्तान में मुझे रहते हुए कुछ अरसा हो गया है और मुझे लगता है कि एवरीबडी नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज एवरीबडी
is living in a city and in a country of fear. अपने loved ones जब बाहर जाते हैं शॉपिंग करने भी, तो आप उन लोगों के लिए परेशान होते हो। खुदा ना खास्ता स्ट्रीट क्राइम्स ना हो जाएं, खुदा ना खास्ता टेररिज्म की कोई एक्टिविटी ना हो जाए, बच्चों की स्कूल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में एक सिक्योर इंस्टीट्यूशन। आपने एक बात की, बड़ी कमाल बात है। और सोचिएगा, अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ, असर वसर तो कहीं नहीं होना, किसी जगह भी नहीं होना, तो ना तो कैबिनेट में होना, ना पार्लियामेंट में होना, ना हमारे सियासतदानों में होना है। आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, आप पैसा समेट के भाग जाओगे, बाद में पता चलेगा 200 अरब आपने एक दिन में खा लिया, लेकिन कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। आप फिर भी इसी गवर्नमेंट में रहोगे, यहीं रूल करते रहोगे। लेकिन आप एक बात सोचिएगा, टेररिज्म सिर्फ ये नहीं है, एक और टेरर है जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा है, वो है गुर्बत का टेरर। अभी बराक ओबामा ने जाना है, उसने ख़त्म करना है, अपनी प्रेसिडेंसी ख़त्म करनी है और नया प्रेसिडेंट उनके इलेक्ट होना है। तो वो कंपैरिजन कर रहे थे पिछले 7 सालों के अंदर उसकी हुकूमत ने क्या तब्दीलियां लेके आई और प्राइसेस कितनी कम गई। $5.49 का ऑयल था, आज वो $2-2.5 पे आया हुआ है और $1.60 पे भी गया। हमारे मुल्क में बड़े कमाल है, बड़ा कमाल है। पेट्रोल की प्राइसेस नीचे जाती हैं, महंगाई ऊपर जाती है। मुझे मैं तो इसाक डार साहब से कहता हूँ, सर मेरे पास आके बैठ जाइए, मेरा तो माइनर इकोनॉमिक्स था, पेट्रोलियम इकोनॉमिक्स था मेरा माइनर। मैं आपको बता देता हूँ कि पेट्रोल से क्या होता क्या है। ये हाइड्रोकार्बन जब आपके पास होते हैं ना, इन हाइड्रोकार्बन की वजह से बड़े पाकिस्तान की हार्ड कैश वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी की हार्ड कैश वैल्यू नहीं है। कौम को वादों पर टरखाया हुआ है, तुम एक गयूर कौम हो, तुम एक फला कौम हो, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। घर में हमारा लाइट नहीं है, कोई मसला नहीं है इनके, क्योंकि इनके यहाँ लाइट है। हमारा बच्चा मर जाता है, कोई मसला नहीं, सियासतदान आके कैमियो करता है, टीवी पे आता है और बयान दे देता है। इनका बच्चा ठीक होता है, इनका बच्चा खुदा ना करे अगर मर जाए, सबके लाल महफूज रहे, लेकिन खुदा ना करे इनके यहाँ बच्चा मर जाए तो ये 200 साल रोते हैं अपने बच्चे को, उसके नाम पे सड़कें रखते हैं। और तुम्हारा बच्चा अगर मर जाए तो तुम सिर्फ आंसू बहाने के लिए हो, तुम्हारे पास 3 वक्त की रोटी नहीं है। तुम इसी बात में खुश हो जाते हो कि हिंदुस्तान के प्लेयर्स देख लिए, 700 करोड़ की बातें कर ली, 800 करोड़ की बातें कर ली, चंद कपड़े पहन लिए, ईद पे नमाज पढ़ ली, 14 अगस्त में मिल लिए और मजहबी स्कॉलर्स की सारी बातें सुन ली। सर हमारी अपनी गलती है ना। हम एक रहमानुल्लाह की फैमिली जो है पेशावर के अंदर, जो बस ड्राइवर शहीद हुए, उनकी फैमिली वेट कर रही है और उनका अब कोई किफ़ालत वाल करने वाला नहीं। आइए उनसे भी बात करते हैं, किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंग नहीं। अगर सियासतदान देख रहे हैं तो खुदा का वास्ता कुछ देख ही लो, कुछ कर ही लो और बगैर किसी को बताए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। मुझे ज़रा बताएं, ये है क्या मैं आप इस वक्त में यहाँ पर रहमानुल्लाह की फैमिली जो है वो वेट कर रही है, कितने बच्चे हैं रहमानुल्लाह के और आप उनकी बेवा के साथ मौजूद हैं इस वक्त? जी मैं इस वक्त रहमानुल्लाह जो है, जो ड्राइवर था यहाँ पर, उनके घर पे मौजूद हूँ। उसके जो माँ है, जो बेवा है वो है, उसके बच्चे हैं 3 बेटे और 1 बेटी, उसका मामा है और उसका एक दोस्त है जो उसकी साथ ही इसी यूनिवर्सिटी में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। ये ज़रा मेरी बात करवाइए, आप ज़रा इनसे पूछें तो सही, अब ये क्या करेंगे, पैसे के लिए क्या करेंगे? रहमानुल्लाह तो चले गए, रहमानुल्लाह वाहिद कफील थे अपने घर के, अब क्या होगा, किस तरह से इनकी गुजर बसर होगी? क्या इनके पास कोई पैसा मौजूद है? जी उनकी जो फैमिली है उनसे मैं उनके मामा जो है उनसे बात कराता हूँ, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। जी आप ये बताएं कि रहमानुल्लाह के फैमिली का गुजर बसर किस तरह हो रहा था और वो कितने अरसे का था कि जब वो उसके वालिद फौत हो चुके? जी वे 3 माह का था, उसका वालिद से फौत हो गया था और फिर मेरी बहन मेरे साथ थी। फिर वे कुछ थोड़ा के लिए पढ़े 5-6 तक और फिर गरीबी की वजह से वे नौकरी की कोशिश कर रहा था ना, बस वे ड्राइवर थे और फिर उसको अल्लाह ताला ने यूनिवर्सिटी में ड्राइवरी सीट मिल गया और इसमें बस ये 6-7 साल उसने ये अपनी मशक्क़त की और सरकारी मुलाजिम थे और ये उसके बच्चे और बस आप लोगों के सामने इसमें और कुछ हम नहीं कह सकते बस। अच्छा, इस बच्चों का अब क्या होगा? बस हमको फिर समझ नहीं आते, बस हमारे बस सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा है।
जी रहमानुल्लाह के जो मामा है वो कह रहे हैं कि गुज़र बसर उसका इसी यूनिवर्सिटी और इसी नौकरी पे 6 साल से गुजारा हो रहा था। अब अल्लाह ताला पर सिर्फ इनका भरोसा है। उसकी जो बेवा वालिदा है, जो बचपन में इसके वालिद का इंतकाल हो गया और इन्होंने सारी ज़िंदगी इसके लिए गुजारी और इनकी आसरे पर और सहारे पर वो कड़ी है। उनसे बात करते हैं। तरोरे तमादा हुआ है चे रहमानुल्लाह चकल नौकर शो उस लार सतगो सुगोरी दे बस دا به د خدای راز وي چې دومره خدای راکو او دومره 3 میاشت پراته پاتې شو، بیا دا دومره زندگی تیره شوه، دومره وخت دلته تیر شو، کله خو کله بد، کله خدمت کړي، کله بیا څه، کله څه وخت تیرېده، هر ځاني به ګزاره کېده، دغه کېده. اوس بیا خدای پاک دا امتحان وکړو چې دله خدای دا نوکري ورکړه، موږ وی زه شکر د نوکر شو، اوس په ګزاره وشي. اوس دا د خدای امتحان دی، بس اوس د دې نه پوره وده ده او د ملک د پاره دغه شي نو بس بیا وروسته هم د خدای امتحان دی چې څه راله څه زمونږ نصیب کې لیکلي، بس فرقی به وله نو موږ بس ووایو. अच्छा रहमानुल्लाह की वालिदा जो है इस वक्त बात कर रही थी मेरे साथ पश्तो में, चूँकि ये देहात है और यहाँ पर पढ़े लिखे लोग तो होते हैं लेकिन ये उर्दू नहीं बोल सकती। वो कह रही थी कि अल्लाह का इम्तिहान है और एक राज है, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, अब पहले उसको पाल पोस के बड़ा कर दिया, अभी उनके बच्चों को पास पोस के बड़ा करूँगी और अभी ये दूसरा इम्तिहान मेरा शुरू हो गया है। बस अल्लाह का राज ही इसमें होगा और अल्लाह के नाम पर अभी फिर जिएंगे। जी रहमानुल्लाह के जो बेटे हैं वो भी हमारे पास यहाँ पर है। रिदवानुल्लाह ये पहली जुमात में पढ़ता है। रिदवानुल्लाह बच्चे तमातु लार याद है अबू देसे शो अबू से शो खपे और रहमानुल्लाह के जो बेटे हैं यतीम उनके जो रह गए हैं, अब वो अफसरदा है, उदास है। वो कह रहे हैं कि अबू बहुत हो चुके हैं, हम उनके पीछे हपा है। उनके आंखों से अभी भी आप देख रहे हैं छोटी बच्ची है। उनका एक दोस्त भी हमारे साथ मौजूद है जो साथ उसी मुझे आपसे एक बात करनी थी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, हमारा सुबह सवेरे समा के साथ जो शो है उसका एक फ़ंड होता है, मतलब एक उसमें इस तरह से होता है कि हर रोज़ हमें ख़र्चे के लिए एक सर्टन अमाउंट दी जाती है, एक बजट होता है हमारा, तो उसमें से हम कुछ रकम जो है वो मुख्तस करना चाहते हैं, हर महीने इनके बच्चों को देना चाहते हैं और तकरीबन 15,000 रुपये का वजीफ़ा हम इनको हर माहाना देना चाहते हैं। इनको आप बता दीजिए कि हमारी तरफ से हर महीने, हमारे प्रोग्राम की तरफ से, ये मेरी इंडिविजुअल की तरफ से नहीं बल्कि हमारे प्रोग्राम, हमारी इंस्टीट्यूशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 15,000 रुपये का जो ये वजीफ़ा है ये माहाना हर महीने उनको मिल जाया करेगा। जी साहिर भाई, मैं इनकी वालिदा को अभी ये पैगाम देता हूँ आपका समा टीम की तरफ से। जमुंगा टीम वही छे तातबा इंशाल्लाह जमुंग द तरफ न 15,000 रुपये हर म्याश पमुंग दर को दे तस गोरता दागी से शुक्रिया सा खुदा दे वसर डेर खो की खुदा दे अगी ले इज्जत वर की खुदा दे अगी दर्जा नूर ऊंचे तक की چې موږ سره داسې دغه کې ځکه چې دا ماشومان دي د دې خدای اسره د نور خو بزم کمزور شم د دې د پاره نور منډه ترړې نشم چې صرف دا سهارا وته هم دغه ډیره ده د دې د پاره او نور دی وغي سره خدای خو کې ډیره ډیره شکریا دغه چې هغه موږ سره دا قرباني کوي। ये कह रही हैं जो रहमानुल्लाह की माँ है, वो कह रही है कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया समा की अदा करता हूँ, समा की टीम की जो हमारा सहारा बनने को आई है। अब इस रहमानुल्लाह का जो मामा है वो जिसके सामने वो पाल पोस के बड़ा हुआ है, उससे बात करेंगे कि समा ने जो आपके लिए जो ऐलान किया है 15,000 रुपये माहवार का, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी, समा वाला को अल्लाह इज़्ज़त नसीब करी, उनसे बहुत खुश है। हमारे गम में उनने ये हमसे ये किया और ये बहुत बड़े कारनामा है उनके। ये देहाती इलाके में हम लोगों गरीब लोगों के इन्ने तक आए और हमारा पूछा और हमारे ये इन्ने तक वे तैयार है कि बहुत बहुत शुक्रिया। बस यार बस एग्जिट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। करने ये नहीं है कि हमारी कोई तारीफ़ हो या हमारी कोई बात हो, करने का मकसद ये है कि ये सही बात थी जो हमने की। इसके लिए ना तो हमारा शुक्रिया है और ना हमारा शुक्रिया अदा किया जा सकता है। ये एक सही बात है जो हमने की, एक सही बात है।
क्योंकि अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बिलाल भाई की तरफ आऊँगा, लेकिन नवीद पहले तुम बताओ, तुम्हारी एक छोटी बेटी है, तुम उसको स्कूल भी भेजोगे? क्या तुम कभी इमेजिन कर सकते हो? मुझे समझ नहीं आता। अब अगर मैं इस जनरेशन की सोच से अगर बात करूँ तो मैं बात करूँगा कि एक तरफ हमारे दिमाग में डाला जाता है, एक पॉजिटिविटी डाली जाती है कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। हम इन बेगैरतों के बच्चों को किस सोच के साथ आगे सपोर्ट करके कुछ कर सकते हैं जब हमारे बच्चे यतीम हुए, उनके घर पे उनको पालने वाला कोई ना हो, वो अब तीनों बच्चे बैठे रहेंगे, सारा दिन इंतजार करते रहेंगे अपने बाप को। उन्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि मरने का मतलब क्या होता है, उनका बाप अब कभी वापस नहीं आएगा। तो हम कैसे सोच को लेकर चल सकते हैं? हमें पहले इन बेगैरतों को खत्म करना है, और ये हमारे विदिन है। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस्लामाबाद में एक बेगैरत बैठ के कुछ भी बोल देता है और कुछ थोड़े से दूर हेडक्वार्टर से बैठ के बोलता है, और हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके उसे इनकाउंटर कर सकें। हम कौम खड़े होकर, सिर्फ 15 लोग वहां जाके खड़े होकर कह सकें कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ऐसी बात की हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के लिए। हम लोग तो खुद डरपोक हैं। फिर हम बात करते हैं कि हम ये कौम है, हम वो कौम है। हम 15 लोग कहीं एक साथ खड़े होकर किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके ये तो अमीर लोग हैं ना, वो 15,000 में आपको 1500 दुआएं दे रहा है। तो भाई तुम अगर इतने अमीर हो, अपने पास से बड़े बड़े स्क्वाड्स हटा दो, खुद अपनी पर्सनल सिक्योरिटी रखो। तुम तो करोड़पति हो ना। वो 15,000 के लिए उसकी चेहरे पे खुशी देखी थी, एक 15,000 के लिए। तो ये हमारी सिक्योरिटी इन बेगैरतों के पास लगी हुई है, तब इनको सिक्योरिटी नहीं मिलती। और वहां पे भी 54 गार्ड्स जो थे वो लड़े हैं वहां पे सबसे पहले। माली लड़ा है, माली लड़ा है, सबसे पहले माली लड़ा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप हटाएं अपने पास से पहले प्रोटोकॉल दें? जो एक 10,000 कमाता है उसको पुलिस दो, उसको रेंजर्स दो, उसको सिक्योरिटी दो। तो बिलाल भाई, अरे भाई आप बिल्कुल बात सच कह रहे हैं। मतलब जख्म पे नमक छिड़कने की बात है। हमारे तो जिंदा बच्चे भी जो है वो मौत के इंतजार में स्कूल जाते हैं, और सियासतदानों के जो मरे हुए हैं वो भी सदियों से जिंदा है। बेशर्म लोग। जुल्म कभी रूटीन नहीं हो सकता। ये मेरी और आपकी बेहिसी है। जिस शहर में, जिस मुल्क में गटर का ढकना स्कैंडल हो, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वहां पे मेरे बच्चों के जनाजों की तौकीर और इज्जत की जाए। यकीन कीजिए जुल्म का बदला सिर्फ जुल्म हो सकता है, और जो जालिम का साथ देगा वो भी जालिम होगा। मेरी और आपकी उम्मीद बद और बेकिरदार लोगों से अगर लगी हुई है तो इसमें मेरा और आपका कसूर है। यहाँ पे जो काम आज आपने किया, मेरे दिल से आपको दुआ है सहर, लेकिन ये काम था रियासत का। रियासत अगर यतीम हो जाए तो फिर अदारों को अपने साए बड़े और लंबे करने पड़ते हैं। बिलाल भाई आप यहीं रहिएगा। रियासत का तो काम ये भी है कि वो मरीजों अस्पताल बनाए। मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ इसमें कि आपने उठा के मुझे क्रेडिट दे दें कि साहिर लोधी साहब बहुत काम करते हैं। बेशुमार लोग हैं जो काम करते हैं, सनम से लेकर डॉक्टर आमिर लियाकत तक, डॉक्टर आमिर लियाकत से लेकर शाइस्ता तक, और शाइस्ता से लेकर और बहुत सारे हमारे होस्ट जो काम कर रहे होते हैं। वैसे अपनी कैपेसिटी में अमजद भाई, ये सुहेल, नवीद, सऊद, एवरीवन इज़ वर्किंग। आपदा 10,000 चीज़ों में, बहुत सारे लोग, तहरीम। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। रियासत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज एक माँ के साथ हम खड़े हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। देते हैं मुद्दत से आंखें मूंदी नहीं है, कौन सुने अब सदा। बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े यूं रोए मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूं ये मुझसे नहीं होगा। मैं दूर खड़ी देखूं और अहले सितम खेलें खून से मेरे बच्चों के दिन रात यहाँ होली। बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े यूं रोए मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूं ये मुझसे नहीं होगा। आस लगाए क्या देखती
से खड़ी है चौखट पर तू क्या सोचती। once again जी अस्सलाम वालेकुम। तरीम ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो बिज़नेस है ज़ाहिर है वो एंटरटेनमेंट का इंफरटेनमेंट का बिज़नेस है और उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। कल आपने भी ये बात सुनी है। What did you go through? आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? इस साल का पहला सबसे बड़ा हादसा कहने आप इसको, सालिया कहने, नुकसान कहने। कल अपने प्रोग्राम के आखिर में मैं यही बात कर रही थी कि पुरानी बात हो गई कि तालीम ज़ेवर है। आई थिंक अब तालीम हथियार है, क्योंकि अगर तालीम हथियार ना होती, ये दूसरा माइक ले लो। दुश्मन को इतनी तकलीफ नहीं होती। थैंक यू। तालीम ज़ेवर है, पुरानी बात हो गई। मैं फिर अपनी बात रिपीट करूँगी। आई थिंक अब वो ज़माना है कि तालीम हथियार का रूप ले चुकी है, क्योंकि अगर ये हथियार ना होता तो दुश्मन को इतनी तकलीफ ना होती। और भी कुछ दिन पहले ISPR का वो गाना जो हम सब ने देखा था, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे लगता है कि उसने दुश्मन की नस पे वार किया है। जब भी तो बार बार हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे वो हमला करता है, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। चूँकि मुसलमान हैं और हमसे शहादत के बाद जन्नत का वादा किया गया है, लिहाजा हम इसको जिहाद के तौर पे करेंगे और करते रहेंगे। आपको क्या लगता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खाली हो जाएंगे? अगर खुदा न खास्ता ऐसा होने वाला होता तो APS के बाद मेरे ख्याल से वीरानी हो गई होती। दैट क्लियरली शोज़ कि हमारा दुश्मन जहनी तौर पे बीमार है। उसके पास कुछ भी नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो खड़ा रहकर हमारे सामने हमसे बहस कर सके। हमारे दुश्मन का आपको लगता है जहन भी है, जहनी बीमारी? तो फिर मुझे लगता है कि देखिए इंसान है तो मेडिकली स्पीकिंग हम लोग एज अ कौम इतने बेहिस हो चुके हैं। पहले थोड़ा अरसे के लिए लाइट जाती थी, फिर ज़्यादा जानी शुरू होगी तो हमने उससे भी एडजस्ट कर लिया। पानी नहीं है, गैस नहीं, उसको भी एडजस्ट कर लिया। सैलरीज नहीं बढ़ती, टैक्स बढ़ जाते हैं। आई एग्री विद यू। जो आप कह रही कब तक बोलते रहोगे कि दुश्मन बीमार है, ये है, वो है, पसमानदा है? भाई बाहर में गया और गाने गा के और मुहावरे करके अब हम लाशें नहीं उठा सकते। मेरे आंसू खत्म हो गए कल जब ये मैंने न्यूज ब्रेक देखी, उसके बाद मैंने कमेंट सुने। आई कुडंट स्वॉलो माई ब्रेकफास्ट, आई चोक्ड ऑन इट। मैं और मेरी बेटी रोए, लेकिन मैं रात से सिर्फ मुझे गुस्सा है। मैं अगर टैक्स देती हूँ तो ये असेंबली में बैठे और ये वजारत अज़मा और ये सदर की सीट पे बैठे लोगों की सिक्योरिटी के लिए टैक्स नहीं देती। मैं अपने बच्चों के लिए मेरी सैलरी से टैक्स कटता है। ये लोग वहाँ असेंबलीज में बैठ के अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए कोई फैसले नहीं करते। हम अगर हमारी कौम के मर्द इतने बेगैरत हो चुके हैं कि उनको कुछ नजर नहीं आता कि नथिंग इज हैपनिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यंगर वंस, तो माए कम अज कम खड़े होकर कंसोलिडेट हो जाए, कुछ सॉलिडारिटी दिखाएं। इतना ही कह ले, एक स्टेप ले ले। एक बंदे ने इनिशिएटिव लिया ना, शहर के गटर के ढक्कन वापस आ गए। हम इन गटर के ढक्कनों को हटा नहीं सकते जो असेंबलियों में बैठे हुए। क्या कर रहे हैं ये लोग? इनकी सिक्योरिटी खत्म कर दें। जो प्रोटोकॉल पे 40-40 गाड़ियां जाती हैं, ये हटा के उन पैसों से कोई स्कूल्स के बाहर ही सिक्योरिटी गार्ड कैसे हटाएंगे? उन असेंबली में जो बैठे हैं, आप लोगों ने बिठाया उनको। वही कह रहे कहीं से तो स्टार्ट करें। इनकी जिंदगियां अनसेफ होंगी तो हमारी सेफ होंगी। ये लोग हटेंगे उन सीटों से। इनको जो मरात मिली है, ये तो यहाँ पैसा कमाने आते हैं ना, बिजनेस करने आते हैं। जब इनके फवायद हम नहीं इनको उठाने देंगे तो इनको भी आने का शौक नहीं। लेकिन अमजद भाई, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि हमने बिठाया। देखिए हमारे मुल्क में मोरूसी सियासत है, हमने कोई नहीं बिठाया। और जो हमारे इलेक्शन का हाल है वो हम सब जानते हैं। माफ कर दीजिएगा, मैं एक हल्के में वोट दे रहा हूँ और मेरे नाम के 4 वोट ऑलरेडी पड़ चुके हैं, तो मुझे माफ कर दें। पागल हुए होते हैं बल्दियाती इलेक्शन पे, कोई शेर के पीछे तो वो बल्ले वालों को मार रहे हैं, तो ये भूल जाते हैं कि भाई एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पाकिस्तानीज, वी आर ऑल ब्रदर्स। इन लोगों के पीछे हम एक दूसरे को मार रहे होते हैं। आप कहते हैं फिरका वारियत के पीछे मार रहे हैं, तो पार्टी के पीछे एक दूसरे के सर फाड़ रहे होते। और उन लोगों के लिए जिन्होंने क्या किए, रोज हमारे बच्चों की लाशें हम उठा रहे हैं, इन पॉलिटिशियंस के पीछे, इनके लिए हम क्या लॉयल्टीज दिखाते? नहीं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है। अभी आपने नहीं देखा शफीक पे दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया है? कितना बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत बड़ा काम किया। देखिए एक्टिव है गवर्नमेंट। हाँ, नहीं मतलब अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है। अटेंशन नहीं, मतलब जो नजर आ उसको पकड़ लिया, गरीब को उस पर केस भी डाल दिए। स्कूटर तो नजर आ रही है, बराबर में इतनी बड़ी गाड़ी जो वो नहीं हटाई गई, वो सब स्क्रीन पे वो भी नजर आ रहा है ना। शफीक को जो
एंटी टेररिस्ट का उन्होंने मुकदमा टेररिज्म का डाला है, जो पुलिस वालों ने शहरियार को शूट किया है उसके ऊपर तो 302 नहीं डाल रहे हैं। अच्छा, और मज़े की बात ये एक अजीब सी बात है, और मैं मुश्ताक साहब से भी इस सिलसिले में बात करूँगा, और वो वाहिद पुलिस ऑफिसर जिसने एक्चुअली उन वर्षा का साथ दिया था, बिल्कुल, उसका ट्रांसफ़र हो गया। एक अजीब सी बात है, जिसने वाहिद जो मेरी कल डॉक्टर साहब से बात हुई थी, आई थिंक वो पूरी इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंची, तो मुश्ताक साहब से ख़ुद बात करूंगा इस सिलसिले में। वो आदमी जिसने एक्चुअली शहरियार के लिए आवाज़ उठाई, उस पुलिस उस सिपाही को लॉकअप के अंदर बंद किया, उनकी रिपोर्ट लिखी, उनकी नहीं, आप ये बड़ी अजीब सी बात है। नहीं, वो बेचारा वो एक अच्छा ऑफिसर, उसने ये काम किया और उस बेचारे का ट्रांसफर कर दिया। साहिर, उसको थैंक्स कहना चाहिए, मर्डर नहीं हुआ। जिंदा तो है ना, ईरान अली के केस में तो थैंक्स कहना चाहिए। लेकिन अच्छा, यहाँ मैं एक बात जरूर करता हूँ, चाहे वो मुश्ताक महर साहब हों या डॉक्टर जमील हों, दोनों के जो क्रेडेंशियल्स हैं उन पे कोई शुबा नहीं है। दे बोथ आर एक्सेप्शनली गुड ऑफिसर्स। और मैं तो साफ सी बात ही है, मैं डॉक्टर जमील साहब से कल मेरी जब बात हुई थी तो उनको मैंने यही एक्सप्लेन किया था, और अब मैं मुश्ताक साहब को भी एक्सप्लेन करूँगा। और इंशाल्लाह हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं देखिए, आवाज़ जैसे आपदा कहनी थी, आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ होगी ना। अगर आप आवाज़ ही नहीं उठाएंगे और बताएंगे ही नहीं तो फिर आवाज़ नहीं होगी। हमारे पास टेलीफोन कॉल्स हैं, पेशावर के हवाले से हम बात करें, चारसद्दा के हवाले से बात करें। बिलाल भाई लाइन पे हैं हमारे पास? अच्छा, बिलाल साहब दोबारा लाइन पे आ जाइएगा। एक टेलीफोन कॉल जो मैं लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। जी, आपका नाम? सीमा बात कर रही हूँ। जी सीमा, आप बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? सर जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो कल ये वाक़या हुआ है, इतना बड़ा सानिया है हर माँ के लिए कि बस इंसाफ नहीं है इन माओं के लिए, और ये कब तक हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी का राज रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही होना चाहिए। एक और माँ की कॉल लेते हैं, या बहन की कॉल लेते हैं, भाई की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जाहिर फरजाना बात कर रही हूँ मैं कराची से। जी जी, बोलिए। बड़ा अफसोस हुआ, बस क्या कहें कि अब वाकई अल्फाज ही रहे हैं हमारे पास। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। यकीन करें, अब जिंदगी इस कदर अनसर्टन हो गई है साहिर कि जब मैं सुबह उठती हूँ नमाज पढ़ने के बाद, मैं सबसे पहले अपनी बच्ची को स्कूल भेजने से पहले मैं टीवी खोल के देखती हूँ कि कहीं कोई ऐसा वाकया ना हो गया हो। यकीन कीजिए, इतनी अनसर्टन लाइफ हो गई है कि बस बच्चों को जब हम स्कूल भेजते हैं तो बस अल्लाह के हवाले कर देते हैं। मतलब ये नहीं होता कि क्या हो जाएगा, अगले पल में क्या हो जाएगा। इस कदर अनसर्टन लाइफ हो गई है हमारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिर भाई? जी जी, साहिर बोल रहा हूँ। साहिर भाई क्या हाल, ठीक ठाक हो? बस अल्लाह का करम है। मैं शहर से बोल रहा हूँ, क्या तक। बोलिए भाई। हाँ भाई, सर ये कह रहा था कि हुक्मरानों को ये सोच नहीं आ रहा कि तो हम बॉर्डर से इस पार उस पार अफगानी हम पे जब भी वार होता है तो अफगानिस्तान की तरफ से होता है, और तो हम बॉर्डर ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। 20-30 हजार लोग बगैर पूछे आ जाते हैं। तो जरा ये हुक्मरानों के जहन में लाना चाहिए जी। मेरे ख्याल में 50 दफा लेके आ चुके हैं अरबाब इख्तियार के। एक और टेलीफोन कॉल है। वो बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात की, अपने ही जुमले में जवाब दिया कि जहन में लाना चाहिए। जहन होगा तो आएगा ना। जहन तो है ही नहीं। जहन है क्या? जहन तो है ही नहीं। उन्होंने खुद, आपने तो अपनी बात का खुद जवाब दिया है। जहन होता तो आता ना। जहन कहाँ है? जहन तो बटा हुआ है उस दिल के साथ जो बेईमान है, पैसे बनाने में लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मिसेस आरिफ। जी मिसेस आरिफ, कहिए, क्या कहना चाहती हैं? साहिर भाई, ये कल का जो हादसा हुआ है ना, बहुत जबरदस्त, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ऐसे ही एक बेटा पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। अब ये मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे को स्कूल में भेजूं। मुझे इसका हाल बताए, मैं क्या करूं? कुछ हालात भी ऐसे हैं। बस मेरी बहन, ये दुश्मन यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना पढ़ें। ये हिम्मत ना हारिएगा
कि आप ना ये कहिएगा कि मैं अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाऊं या मैं स्कूल भेजूं। सर भाई बहुत इस जुमले से बहुत सारे लोगों के दिल कमजोर हो जाएंगे। जी बहुत जबरदस्त डाल आता है कि जो मैंने कल देखा है आजम, वो पहले भी ऐसे पेशावर का हादसा वो नहीं भूला, अब ये नया हादसा है वो भी नहीं भूल रहा, लेकिन अपने बच्चों को घर में बैठाए कितनी देर तक बैठाए रखेंगे। कुछ हालात भी ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हम बच्चों की पढ़ाई की सिवा कुछ कर नहीं सकते। एक और कॉल। बहन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहां मैं स्पीचलेस होता हूं या डम्बफाउंडेड होता हूं। आज शायद वो दिन। जावेद अख्तर साहब ने एक जगह एक बात कही है और ये हमारे हुक्मरानों के लिए। जानता हूं मैं तुमको ज़ौक़ शायरी भी है, शख्सियत सजाने में एक ही माहिरी भी है, फिर भी लफ्ज़ चुनते हो यानी हर्फ बुनते हो, इनके दरमियाँ क्या है तुम न जान पाओगे। शहर के दुकानदारों कारोबार उल्फत में सूद क्या ज़िया क्या है। कोई कैसे रोता है, आंख कैसे भरती है, दर्द कैसे होता है, आह क्या फुगा क्या है तुम न जान पाओगे। शहर के दुकानदारों कारोबार उल्फत में सूद क्या ज़िया क्या है। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, पेशावर से बात कर रही हूँ, खालदा मेरा नाम है। बोलिए खालदा। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं सिर्फ रहूं या मैं आपसे बात करूं। हम लोग बच्चे इसलिए पैदा करते हैं, उनको पाल पोस के पढ़ा लिखा के यूनिवर्सिटियों तक इसलिए पहुंचाते हैं कि यूनिवर्सिटियों से फिर उन बच्चों के जनाजे आए वापस। हम माओं का कसूर क्या है? हम माए जो हैं इन सियासतदानों की भेंट क्यों चढ़ रहे हैं? हम जो हैं हम माए ये जो आपदा बैठी हैं ये सबसे अच्छी बातें कर रही हैं, लेकिन हम सब के अपने अपने मफाद हैं। अब देखिए मेरी बात माइंड नहीं कीजिएगा, जब वो कोई ऐसी बात कहती हैं आप लोग उसको ड्रॉप कर देते हैं, उसकी बात आप सुनाने नहीं देते हैं, जबकि मुझे पता है वो क्या कहना चाहती है। ये जो कसूर है जमहूरियत का है, हमें जमहूरियत नहीं चाहिए। ये जमहूरियत के भेंट हम लोग चढ़ रहे हैं। जमहूरी जो लोग हैं जो असेंबलियों में बैठे हैं यही दहशत गर्द है, यही सब कुछ करा रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी जमहूरियत, ऐसी जमहूरियत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें आप माओं से कहती हूँ, माओं से मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी इलेक्शन हो आप जाएं, बैलेट पेपर जरूर लें, लेकिन उसको क्रॉस करके आप बैलेट बॉक्स में डालें, आप इनको मुंतखब न करें। हमें ये लोग नहीं चाहिए। देखें हमारे पेशावर में आकर देखें, जितनी तरक्की हुई है वो मुशर्रफ के दौर में हुई है, जितनी तरक्कियां गुजर चुकी हैं वो अयूब के खान के दौर में हुई हैं। हम इन जमहूरियत वालों ने हमें कुछ नहीं दिया। खाना खराब हो उसकी आल औलाद का जो जनरल ज़ियाउल हक है, ये सारा उसका बोया हुआ बीज है जो आज हम काट रहे हैं। लेकिन हम खालदा एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप शो को पूरा देखें तो हम सब जो बातें कर रहे हैं वो वही बातें कर रहे हैं जो आपदा ने कही हैं, या हर आदमी ये बात कह रहा है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो असल कल्प्रिट्स हैं और इसी के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हाँ ज़ाहिर है गम है, गुस्सा है, तकलीफ़ है। बहरहाल जो हक़ाइक़ हैं हम उनको नहीं बदल सकते और हक़ाइक़ यही हैं। देखिए हम ख़ुद जमहूरियत का ढिंढोरा पीटते हैं, हम खुद रोना रोते हैं, हम खुद पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, लसानियत के नाम पे वोट देते हैं। हम खुद ये कहते हैं कि ये हमारा लीडर है और इसके नाम पे हम सब कुछ कर लेंगे। मैं आज तक पाकिस्तान में ये बात समझ नहीं सका। राजा ने मुझसे एक रोज़ सवाल किया कि भाई ये पार्टी के झंडे तो नज़र आ रहे हैं सारे, पाकिस्तान का झंडा कहाँ है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था इसका। जब एक इलेक्टेड नुमाइंदा आता है तो वो पार्टी का वर्कर नहीं होता उस वक्त, वो इलेक्टेड नुमाइंदा उस विसिनिटी का एक रुकन होता है जो उस इलाके में रहने वाले लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप जो बातें कर रही हो बिल्कुल ठीक हैं। और एक बात याद रखिएगा कि किसी के ख़िलाफ़ कोई भी बात करे, मैं अपने चैनल को जानता हूँ, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जहाँ हम ये कहें कि हम आपकी बात को नहीं आगे। आप जो कहना आपने कही बात, जनरल साहब के बारे में कही, ज़ियाउल हक साहब के बारे में कही, आपकी बात भी ऑन एयर गई, हमने उसको भी नहीं रोका। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ, इससे पहले कि हम लोगों पे तनकीद करें, ज़रा थोड़ा सा हम अपने आप को भी देखें।
जैसी कौम होती है ना, वैसे रहनुमा होते हैं। वैसे हुक्मरान आप पे मुसल्लत किए जाते हैं। ये मैं नहीं हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, आप सोहेल कुछ कहना चाहते हैं? इतना कुछ सुनने के बाद इतनी कुर्बानियां, हम हर बार यही बात करते हैं कि हमारी कौम कुर्बानी दे रही है। कब रुकेगी ये कुर्बानी? क्या किसी माँ की दुआ कबूल नहीं हो रही? क्या किसी शहीद का खून रंग नहीं लेके आ रहा? क्या हम में इतनी कमी है कि हम रोक नहीं पा रहे? शेख सादी का फरमान है कि सब्र रखो, जब मुश्किलात बढ़ जाएं तो फिर आसानी आने वाली होती है। हदीस नबवी है कि हजूर पाक ने कहा कि मुसलमान के हाथ से कोई मुसलमान तकलीफ में नहीं होगा। तो क्या मुसलमान है ये जो अपने ही मुसलमान भाई का खून बहा रहे हैं? दिल चाहता है कि खुद को मार लूं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इन्होंने जो खातून ने बात की थी, वाकई परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर सबसे बेहतरीन, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दौर था, जिसमें अमन भी था, कंस्ट्रक्शन थी, प्रोडक्शंस थी, लोग काम कर रहे थे। और बदकिस्मती ये है कि जो अच्छे लोग हैं उनको नज़र बंद कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। बेचारे वो उस मौलवी के पीछे उस देखिए ना, मतलब उनको बंद कर दिया। हैरत अंगेज बात है ये, एक बड़ी हैरत अंगेज बात है। जो असल कल्प्रेट है उसको आपने हीरो बना दिया। कोई नहीं पूछता कि उस मस्जिद में एमिनेशन क्या कर रहा था, और इतनी ज्यादा। हाँ, और वो मासूम बच्चियां जो गैस मास्क एंड ऑल छोड़े। जी अमजद भाई। सॉरी, कुछ नहीं कह सकता अभी। मैं इतनी बातें सुन रहा हूँ और इतनी बातें हो रही हैं। आज हम बैठे हुए कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। कल फिर हम वही तफरी कर रहे होंगे, वही गाने गा रहे होंगे, वही नाच रहे होंगे, वही मॉर्निंग शोज की तफरियाँ ले रहे होंगे। आज बैठे हुए बात कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं बताऊँ ना, हम दूसरों को कह रहे हैं बात क्या है, आपको वो करना पड़ता है। आप कब देखें, आप शिकस्त नहीं खा सकते। मेरा सवाल ये नहीं है कि हम तफरी के पास वापस नहीं चले जाएं। मैंने तो सबसे पहले प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले कहा है कि मैं थक चुका हूं ये शोज करते करते। उसका रीज़न ये नहीं है कि मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं, उसका रीज़न ये है कि मेरा दिल भर चुका है। मैं थक गया हूं। एक माँ के आंसू पहुंचते पहुंचते, एक बहन से ये पूछते कि तुम्हारा भाई घर नहीं आने वाला, एक बेटी को ये बताते कि तुम्हारा कोई कफील नहीं है। मैं कब तक भीख मांगूं, लोगों के पास जाऊं, लोगों से ये कहूं कि तुम मुझे खुदा का वास्ता पैसे दे दो, मुझे एक खानदान की और किफालत करनी है। कब तक हम एक दूसरे की, रियासत की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है, रियासत की जिम्मेदारी। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ये, हमने पाकिस्तान के साथ ये ऐड किया है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक में क्या होना चाहिए? एक वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए ना। एक तो इस तरह से लोग मर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का कोई मेरे ख्याल में आपके सर पे दुपट्टा होना चाहिए। हमारा सिर्फ यही है, हमारी सिर्फ यहाँ तक रोक दी गई है। माइंड सेट है ना सर, यहाँ फंसा दिया है ना, फंसा दिया कि तुम उस मस्जिद में मत जाओ, तुम उस मस्जिद में मत जाओ, तुम उससे मत मिलो, तुम ये मत खाओ, तुम ये मत करो। हम इसी मसले में फंसे हुए हैं, तो हम बाहर बयान देख ही पाते हैं ना। और कोई नहीं सोचता कि आप मुसलमान होने का मतलब है कि आपके अंदर आजिज़ी हो, इंकिसारी हो। ये तो शिया सुन्नी के नाम पे तो कभी ईसाई है तो ये मुसलमान है। हम तो हर वक्त छोटी छोटी से डिफरेंसेस ढूंढते हैं, इख्तलाफ ढूंढते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम दूसरे का सर फाड़ सके या उसकी जान ले सके। हमें सिर्फ एक काम आता है, तनकीद करना। हम इस्लाह के क्यों लायक नहीं है, हम क्यों इस्लाह नहीं कर पाते? हम हमारे शोज देख लें, हमारे जितनी भी वो टॉक शो होते हैं, सब में तनकीद की जाती है। क्या कोई इस्लाह का पहलू है? एक बात सबसे पहली जो है वो हमेशा यही की जाती है कि हम खुद को ठीक करें। मैं खुद को क्या ठीक करूं? इसके लिए क्या मैं करूं ऐसा कि जिससे मेरे मुल्क का ये जो हाल है ये सही हो जाए? मजहबी स्कॉलर्स हैं तो वो लड़ा रहे हैं, पॉलिटिशियंस हैं तो वो एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं, और किसका नुकसान होता है? हम आम लोगों का। जो बात की थी, हमारे पास एक तो फॉलो अप नहीं है, और हम वही वाली बात है कि हम 20 लोग जमा करके किसी से पूछ नहीं सकते कि तुमने ये क्यों किया, और हमने तुम्हें बैठाया है, फिर भी तुम ये 20 लोग जमा होंगे, अपने मुल्क के लिए नहीं होंगे। बोस्निया की फिक्र होगी, फलस्तीन की फिक्र होगी, वहाँ का मुसलमान। भाई यहाँ के इंसान के बारे में कौन सोचे? कोई नहीं। पाकिस्तान के इंसानों के बारे में कौन फिक्र कर रहा है? अच्छा, और दूसरी बात ये, मुझे ऐसे लगता है सऊद ने कही थी एक बात, बड़ी सही बात थी।
हम फेसबुक की कौम होकर रह गए। फेसबुक पे जितने मर्जी डीपीज चेंज कर लो, जितनी मर्जी बातें कर लो, जिसका जो दिल चाहता है वो उठा के लिख देता है और बस। सर आई मेट मुशर्रफ साहब से मैंने पूछा था कि जब आप वापस आए आपका इतना फीडबैक था चीज़ें फेसबुक पे, तो उन्होंने हंस के मुझे जवाब दिया कि यार अगर मैं फेसबुक के हिसाब से देखता तो इस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता इस मुल्क का। उस बेचारे पे गद्दारी का मुकदमा बना रहे होते हैं, जिसने ना पैसा खाया जिस शख्स ने मुल्क का। मगर आई मस्ट से वन थिंग कि डेवलपमेंट कितनी थी उन्होंने पाकिस्तान में, मीडिया के लिए कितना कुछ हम लोग एक सानेहे पे मुत्तहद हो जाते हैं साहिर, ठीक है, किसी भी साने, अल्लाह ना करे और मजीद हो। 2016 का भी शुरुआत है और दूसरे हफ्ते में हम अभी आए हैं तो ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्योंकि इस कंट्री की ओनरशिप नहीं ली, ना मैंने लिए, ना आपने लिए, ना आपने लिए। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली और ओपनली ये बात कह रही हूँ। अगर आप ऑनेस्टली बोल रही हैं तो मैंने तो लिए भाई। अच्छा लिए तो मेरी तो जिंदगी, मैं तो साफ सी बात है, मेरी ओनरशिप है, मेरे मुल्क की है, हम अपने मुल्क से कहीं नहीं जाने वाले। अगर अपनी कंट्री की ओनरशिप ले लें, जब आप अपने घर को सफा रखते हैं, घर को आप खुद ही साफ करते हैं ना, उस तरह ही ये टेररिस्ट जो हैं कॉकरोचेस की तरह हैं, तो इनको आप निकालें, फेंकें, सियासतदानों की सफाई करें, टेररिस्ट खुद ब खुद निकल जाएं। सियासतदान हम अपने आप को कैसे सही करें? सही करें नहीं, एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। जी बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए आप एक मैंने बचपन में सुना था, मुझे याद नहीं, लेकिन एक चींटी थी ना जो बार बार चढ़ रही थी और कोशिश कर रही थी, वो चढ़ी गई। देखिए हमारे चैनल्स, मैं उनको सलूट करता हूँ, आई एम सॉरी, ये अवेयरनेस जितनी कुछ आ रही है, आज हम बैठ के जो बात कर रहे हैं, शायद हमारी एक बात तो किसी को अच्छी लग जाएगी। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम सब बैठ गए, जमा हो गए, आज बात कर रहे हैं, हमारे हर चैनल पे ये टॉपिक चल रहा होगा, यकीनन यही बात हो रही होगी, लेकिन ये चैनल्स की वजह से आज लोगों को पता तो लग रहा है, देख तो रहे हैं, हमें सुन तो रहे हैं, एहसास तो कर रहे हैं। नहीं पहले तो ये भी नहीं था, पहले ये भी नहीं था ना। आप भी बात नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सियासतदान कर रहे हैं। थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जब आप एक ऐसे साने से गुजरते हैं तो आपके सोचने समझने की सलाहियतें जो होती हैं वो सल्ब हो जाती हैं, ख़ासकर जो बहुत ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट होते हैं। आज एक माँ को क्या कहोगी तुम? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। आज मैं चाहूँगा कि आप लोग तसल्ली दें, आप लोग कुछ तो बताएं उस माँ को जिसका लाल चला गया है, या उस माँ को जो तैयार करती है अपने बच्चे को सुबह स्कूल या कॉलेज भेजने के लिए। मैं बताती हूँ साहिर, अभी दिसंबर की जब विंटर वेकेशन होती हैं उससे पहले दिसंबर में बहुत सारे लोगों के पास मैसेजेस आए जिसमें ये था कि स्कूल हाई अलर्ट पे हैं, स्टॉक एक्सचेंज हाई अलर्ट पे है। मेरी बेटी का स्कूल 17 दिसंबर ऑफ होता है हर साल। सो वो जो मैसेजेस आए वो 10, 11, 12 तारीख की डेट्स में थे। आप यकीन करें मैंने वो पूरा हफ्ता अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजा। मैंने ये नहीं सोचा कि उसकी अटेंडेंस इफ़ेक्ट होगी, मैंने नहीं सोचा उसकी स्टडी इफ़ेक्ट होगी, मैंने नहीं सोचा कि वो जो सीख रही है वो कहीं उसमें पीछे रह जाएगी। मुझे ये था कि खुदा न खास्ता कहीं कुछ हो तो मुझे रिग्रेट ना हो, कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि मैं सोचूं कि यार मुझे पता था और मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया। सो मैं हर रोज़ सुबह उठी, हर रोज़ मेरा अलार्म बजा और हर रोज़ मैंने यही सोचा कि यार इस एक क्लास को स्किप करना, बंक करना, छोड़ना बहुत बेहतर है मेरी बेटी की ज़िंदगी के लिए। सो ये आपके लिए कितनी तकलीफ़देह बात होती है। आप यकीन करें इन सानेहों के बाद और इन सारे वाक़यात के बाद मेरा फ़ोन, मैं पहले अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आती थी और 1.5-2 घंटे सो जाया करती थी। मैं अब सोती नहीं हूँ, मेरा फ़ोन साइलेंट पे नहीं होता। मैं डरती हूँ, मैं एक माँ हूँ और मैं डरती हूँ और मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आती है। मैं ऐसे कभी नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जिससे आप मोहब्बत तो करते हैं लेकिन उससे आपको मोहब्बत वापस नहीं मिलती। मैं आपको नहीं बता सकती कि जब 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले पेशावर का सानिया हुआ था, मैं 3 दिन तक नहीं बोल सकी, मेरी आवाज़ बंद हो गई। वो माएँ जो इस चीज़ से गुजरी हैं, वो माएँ जो आज भी अपने बेटों के बस्ते, उनकी राइटिंग, उनकी डायरी, उनकी कॉपियाँ टीवी पे देखती हैं, मैं सोच भी नहीं सकती कि वो क्या महसूस करती होंगी और ना मैं वो महसूस करना चाहती हूँ। खुदारा आप टेररिस्ट को कुछ ना कहें, आप वोटर्स को कुछ ना कहें। जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आई बिलीव हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस में आती है। आपको, हमारी इंटेलिजेंस को ये नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या होगा। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ और उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी ये सारा काम कर रहे हैं, प्लीज़ हम माओ पे रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें और इसकी आने वाली अगली जनरेशन पे रहम करें। हाँ, ये भी सच है कि पिछले 20 साल से हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया गया है। मुझे याद है मैं छोटी थी, कहीं फायरिंग हुई, ईद करीब थी और हमने ईद नहीं मनाई थी क्योंकि एक घर में बाप और बेटा
फायरिंग से मर गए थे। हम वो अखबार उठाते थे, पढ़ते थे, रोते थे और साइड पर रख देते थे, और हमने ईद के कपड़े नहीं पहने थे। ये मेरी फर्स्ट मेमोरी है किसी ब्लास्ट की, किसी फायरिंग की। आपने पिछले 20-22 सालों से हमें मेंटली प्रिपेयर करना शुरू किया है। आज हम इतनी बेहस कौम हो चुके हैं कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ देखते नीचे कैजुअलिटी कितनी हुई, 15, 20, 25, जब तक फिगर 50 से क्रॉस नहीं करता हमें लगता नहीं है कि कोई सीरियस हादसा है। मेरी आधी फैमिली पुलिस में है और मैं ये जानती हूँ कि जितनी कैजुअलिटी होती है कभी भी टीवी पे एक्यूरेट नहीं बताई जाती। हमेशा उसमें से एडिट करके, डिटेक्ट करके आप एडिट करते हैं न्यूज़ और वो बताई जाती है। प्लीज़ ये ना करें, हम लोगों को बख्श दें, हम लोगों को माफ़ कर दें। एक सुकून की सांस जो एक माँ, एक पाकिस्तानी, एक शहरी लेना चाहता है उसको वो मैसर करें। इससे कोई इनहराफ नहीं है। यहाँ पर हमारी गवर्नेंस बहुत बुरी है, इससे तो बिल्कुल भी कोई इनहराफ नहीं कर सकता। लेकिन देन अगेन छोटी छोटी बातों पे सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। सिविल डिसोबीडियंस की बात हम इस वक्त नहीं कर सकते बिकॉज पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहा है। कोई भी सिविल डिसोबीडियंस की बात नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस की बात हो रही है, लेकिन अगर हम जज्बात में बगैर किसी प्लान के, प्रॉपर लीडरशिप के बाहर निकल पड़ेंगे तो व्हाट्स गोइंग टू बी द अल्टीमेट रिजल्ट? इट्स गोइंग टू बी डिसोबीडियंस, राइट? आप अगर डेमोक्रेसी से या हुकूमत से खुश नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना खुद का नुकसान करेंगे। एक प्रॉपर चैनलाइज फॉर्म में आवाज़ उठाना ज़रूरी है और नहीं, उठाएंगे। it's not, no one saying that. The only problem जो प्रॉब्लम आती है हमारे, प्लीज, जब हम बैठते हैं किसी चीज़ से एतराज़ करते हैं तो फिर हम एक पूरा लाइहा अमल तैयार करते हैं उसके लिए कि किस तरह से उसको टैकल करना है। अगर आपको आपके सियासतदान नहीं पसंद है सो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू वोट। अगर आपको कोई सिलसिला पसंद नहीं है तो आपको उठकर एक ग्रुप बना के यूनिटी के साथ उससे फाइट करना है। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन समहाउ ये हाफ बेक्ड है, हाफ ट्रूथ। इसका लाहेमल से कोई भी ताल्लुक नहीं। देखिए मैं बड़ा पाकिस्तान में हूँ, क्या हिस्सा है ना, तो देखिए उसका खमियाजा तो हमें भुगतना पड़ेगा और हम भुगत रहे हैं। देखिए वॉर ऑन टेरर क्रिएट की हुई वॉर ऑन टेरर है। अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो पता चलेगा कि वॉर ऑन टेरर का ताल्लुक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस केमिकल बैंक से है जिसके 52% शेयर्स खरीदे गए, उस बिल्डनबर्ग सोसाइटी से है जहां आज भी अरब ममालिक के ज़्यादातर लोग बैठकर अपनी इन्वेस्टमेंट ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड में लगाते। उस कार्लाइल ग्रुप से है जिसके एडवाइजर्स में शामिल हैं मिस्टर डिक चेनी, जॉर्ज बुश सीनियर, जूनियर, एक्स प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर और बहुत सारे ऐसे लोग, जिम बेकर, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में हम सिर्फ सुनते हैं। ये लफ्ज़ आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट आपकी वेलबींग से है। ये वो लोग हैं जो आपके मुल्क में गुर्बत को पनपने के लिए फ़रोग़ देते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, कभी गूगल कीजिएगा, द ग्रुप इज़ कॉल्ड द कार्लाइल ग्रुप। है तो बाहर का ग्रुप, लेकिन 42% लोग अरब हैं उसमें। वही अरब जो ये कहते हैं कि हमारे मुल्क पे हमला हो रहा। क्यों है ऐसा? छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तू सो जा, वो अब नहीं आएगा। तू सो कब से खड़ी है चौखट बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े यूं रोए मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूं ये मुझसे नहीं होगा। मैं दूर खड़ी देखूं और अहले सितम खेलें खून से मेरे बच्चों के दिन रात यहाँ होली। बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े यूं रोए मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूं ये मुझसे नहीं होगा।
जी हम बिल्कुल दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फ़ाइट करेंगे और हुकूमत को चाहिए कि इसके अलावे से सिक्योरिटी के इंतजाम ख़ास करें ताकि स्टूडेंट्स की एजुकेशन मुतासिर ना हो। बिल्कुल होनी चाहिए। देखें ना, सिक्योरिटी अभी इतनी यहाँ भी ख़ास नहीं है, होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी में ताकि हम लोग सेफ्टीली आ सकें, जा सकें। हम चाहते हैं कि हमें अपने कॉलेज में सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी हो ताकि हम भी सेफ्टी महसूस करें और ये हमला दोबारा किसी और कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ना हो। क्या ऐसे हमले दोबारा हो सकते हैं? ये सवाल मेरा है और तमाम पैनल से है। आपदा से हम शुरू करेंगे। ए, क्या ऐसे हमले हो सकते हैं? बी, आज के बाद माँ अपने बेटे को, बहन अपने भाई को, बाप अपने बच्चे को, दोस्त अपने दोस्त को क्या कहे? क्योंकि ऑनेस्टली अगर ये वहाँ हो सकता है तो इमेजिन दिस कि यहाँ भी हो सकता है। APS अभी शहरों की तकसीम में पड़े नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अफ़गान बॉर्डर वहाँ से क्लोज़ है, लेकिन हमला तो कहीं भी हो सकता है। हाई अलर्ट तो पाकिस्तान के तमाम स्कूल्स हैं। आपसे शुरू करते हैं। साहिर, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने जा रहे होते हैं तो वहाँ हंगामे हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। बच्चे चाहे स्कूल्स में हो, छोटी एज के हों, दे आर बीइंग टारगेटेड एट। बेहिसी है। आपने कहा कि माओं को क्या पैगाम देना चाहिए? अभी इन्होंने बात की। आप समझती हैं क्या ये हमला कहीं और भी हो सकता है? और कोर्स कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी स्कूल में, किसी भी शहर में हमारे बच्चों के साथ हो सकता है। इट्स टू क्लोज टू होम। हर किसी का कोई ना कोई जानने वाला इन हमलों में कहीं ना कहीं कैजुअल्टी है। टू क्लोज टू होम। मेरी बेटी के फ्रेंड का छोटा भाई, बच्चों की उसमें से पता चलते रो रहे होते, कहीं ना कहीं कनेक्टेड, कोई स्कूल, कॉलेज, सारी वी आर ऑल कनेक्टेड। इट्स टू क्लोज। पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बेबसी की ये इंतहा है। अभी जैसे ये कह रही थी कि इतने पैरानॉइड हो गए हैं। मैं रात को अगर अपने एक एक बच्चे का नाम लेके अब दुआ करके सोती हूँ कि जैसे होता है ना, आपने अपने बच्चे के गिर्द हिसार कायम कर दिया। और अगर मैं कभी बहुत रिकॉर्डिंग से या किसी वजह से थकी हुई और मैं सो जाऊँ तो रात को 3 बजे आंख खुल जाती है और हार्ट बीट इतनी रैटिक हुई होती है कि जैसे मैंने अगले दिन के लिए अपने बच्चों को सेव नहीं किया, क्योंकि अब टोटल कंप्लीट ट्रस्ट सिर्फ खुदा पे है कि वो निगहबान है, ना आपकी रियासत है, ना लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं। पता नहीं कहाँ हैं सब लोग। किसी को कोई अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। हर कोई डंडी मार के काम करता है। कोई बैकअप प्लान नहीं होता, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लॉज की। नोबडी केयर्स। और हम आम लोगों की तो किसी को परवाह नहीं है, हम टैक्स पेयर्स की किसी को परवाह नहीं। जब हमारे पास नौकरी नहीं होती तो ये इस्लामिक वेलफेयर स्टेट ऑफ पाकिस्तान कोई आपको वजीफे नहीं देती, कोई बेरोज़गारी के दिनों में आपका इलाज नहीं होता, आपके बच्चों की फ़ीसें नहीं होती, आपके घर के किराए कोई नहीं देता, तब अपनी मुसीबतें हम खुद संभालते हैं, चाहे वोट किसी को भी दिया हो। ऐसे दिनों में हम अपने बच्चों की लाशें खुद उठाते हैं, खुद दफन करते हैं। कोई नहीं आता, कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। वी आर ऑन आवर ओन एंड दैट्स द वर्स्ट फीलिंग। आज की जो सबसे फैक्चुअल बात है वो ये है, नोबडी रियली केयर्स। नोबडी रियली केयर्स। वीना, आपका पहला सवाल था क्या ये हो सकता है इन द फ्यूचर। 2014 में जब ये APS का हुआ था, यू वर देयर, आपने सारा अपनी आंखों से देखा है, तो मेरे ख्याल में मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। जो हॉरर आपने फील किया वो मेरे ख्याल में आपको अभी भी नाइटमेयर्स देता होगा साहिर। उसके बाद लोगों ने यही दुआएं मांगी थी कि दोबारा ना हो। 1.25 साल के बाद, साल के शुरू में ही 4 सद्दा में हुआ है, दे कैन ट्रिकल डाउन टू एनी प्लेस एंड दैट्स अ वेरी रियल थ्रेट। सवाल ये है कि स्कूल्स को हमने पूरा एक प्रिजन जोन की तरह बनाया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये है और वो है। इतने छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक गन्स की आप उनको नॉलेज तो दे रहे हैं, रियल एजुकेशन जो है वो तो मिसिंग कहीं ना कहीं हो रही है ना, नंबर 1। नंबर 2, जो आप माओं से सवाल कह रहे हैं,
मेरे पास क्या लफ्ज़ होंगे कि मैं उस माँ को तसल्ली मैं कैसे दे सकती हूँ, या आप कैसे दे सकते हैं, या आबदा कैसे दे सकती हैं जिसने अपना लख्त जिगर खोया है। 1982 1982 स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, रोनाल्ड रेगन वाज द प्रेसिडेंट। रोनाल्ड रेगन ये कहता है, These mujahideen reminds me of my ancestors because they were the freedom fighters and so are these। 1990 का सूरज चढ़ता है, जगह है वर्जीनिया की। वर्जीनिया से टेक्स्ट बुक प्रिंट होती है जिसमें मुजाहिदीन जो अब तालिबान का रूप धार चुके हैं या कह दिया गया है, तालिबान के बच्चों को पढ़ाने के लिए वो टेक्स्ट बुक वर्जीनिया से आती है। और उन टेक्स्ट बुकों में आपके बच्चे पढ़ते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बटरफ्लाई। 1 + 1 आपके बच्चे पढ़ते हैं 2। वहां जो 2 की गिनती है वो कुछ इस तरह से है, 1 क्लाशनिकोव + 2 क्लाशनिकोव = 2 क्लाशनिकोव्स। अभी जो इन्होंने बात की कि हमारे बच्चों को ड्रिल सिखाई जा रही है। 7 साल का बच्चा अब आपका ये सीखता है कि अगर हमला हो जाए तो हमले में करना क्या है। इमेजिन उसका माइंडसेट। ये तारीख हिस्ट्री मैंने आपको इसलिए दी ताकि थोड़ी बहुत हमारी माओ को ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसी हकीकत नहीं है जो नजर आती है, जो नजर आती है उसका कोई ताल्लुक हकीकत से नहीं। थ्रेट कुछ और है, दूसरे हैं। साहिर, कहा जाता है कि अगर माँ सेहतमंद है तो बच्चा सेहतमंद है, माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चा पढ़ा लिखा है, एक माँ तरबियत करती है। आप सबसे पहले एक माँ को कमज़ोर कर रहे हैं उसके बच्चे को टारगेट करके, चाहे वो आप उसको फिज़िकली मार रहे हैं या आप उसको मेंटली उसके दिमाग को माउफ कर रहे हैं या उसको कुछ सोचने समझने की सलाहियत नहीं दे रहे। तो आप मुझे ये बताइए कि जब एक पिलर ही आपने कमज़ोर कर दिया, एक बच्चा जिसने आगे जाके एक जनरेशन बनना है आपने उसको ही कमज़ोर कर दिया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी मुल्क से, किसी भी माशरे से कि वो आज से 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको क्या देगा? जो बच्चा 7 साल की उम्र में ड्रिल सीख रहा है, जो बच्चा 7 साल की उम्र में अपने आप को रेस्क्यू करने के तरीके सीख रहा है, अगले 10 साल के बाद आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे और आप उसको क्या बताएंगे कि कहाँ स्टॉप? See, because I'm not a mother yet, so thankfully मैं शायद अभी तक गम उस लेवल पे नहीं बर्दाश्त कर पाई, और अल्लाह ना करे कभी वो वक्त आए कि जो माँओं ने देखा है, अल्लाह ना करे कभी दोबारा किसी माँ को या उनको दोबारा देखना पड़े। तो गम की तो मैं शायद बात कर ही नहीं सकती और शायद मुझे ज़ेब भी नहीं देगी कि मैं करूँ। आई थिंक एज अ यंगस्टर इट्स हाई टाइम कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे नुमाइंदे हैं, हम उनको जाके देखें, उनसे बात करें, उनको कहें, उनको फोर्स करें कि वो आवाज़ उठाएं। हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे कोई भी आकर हमारा दुख हमसे शेयर नहीं करेगा। हमें जाकर उन्हें बताना पड़ेगा। अपने यूनियन मेंबर्स को जाके आप तंग करें, अपने एमएनएस को जाके तंग करें, आप उनको बताएं कि आपको तकलीफ़ हो रही है। हम आज रोते हैं, धोते हैं, एक दूसरे को दिल हल्का करते, कल हम भूल जाते हैं, कहते चले यार, वो भी भूल जाते हैं। फिर हम अगले हाथ से बैठ के उनको बुरा भला कह रहे होते हैं, वो कहते हैं यार 2 दिन का ड्रामा है, तीसरे दिन चुप हो जाएंगे। सो वी नीड टू कीप डूइंग इट कंसिस्टेंसी के साथ। आप उनको नैग करें, हाँ भाई उस हादसे का क्या हुआ, उस हादसे का क्या हुआ, आप उनको रिमाइंडर्स देना, उनको याद कराएं कि भाई दुख होता है। आपका बेटा भाई मर जाए तो आप पूरा शहर बंद करा देते हैं, पूरा मुल्क आप हाईजैक कर लेते हैं। व्हाट अबाउट अस? हम इंसान नहीं हैं? हम क्या डाउनलोड करते हैं अपने बच्चे? हमको उनको कंसिस्टेंसी के साथ याद दिलाना है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और कुछ तो है ना, मतलब 100 नहीं तो 2 तो करें कम से कम। APS के बाद ऐसा लगा कि पूरी एक जो नेशन है वो एक प्लेटफॉर्म पर है। लगा इसके बाद शायद अब ऐसा ना हो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को भी अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन फिर ये नए साल के बिल्कुल स्टार्ट में ऐसा हुआ। सिर्फ हमें बातें करके ना दिखाएं कि हम ये कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ हमने घेरा तंग कर दिया है। बोले नहीं, करके दिखाएं, एक्शंस में नज़र आए हमें कि आप क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप खड़े होकर खिताब करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर दिया, ये कर दिया, रोड्स बना दिए, नए मंसूबे शुरू कर दिए। हमें नए मंसूबे तभी चाहिए जब हमारी लाइफ सेफ है, तभी जनरेशन आगे बढ़ेगी जब वो सेफ है। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप दहशतगर्दी को ख़त्म करें, पहले अपने कौम को सेव करें, फिर आगे बढ़ें।
I don't want to say anything to politicians. They're stupid, dumb and selfish people. हम हाई प्रोफाइल स्कूल्स की तो बात करते हैं, लेकिन आई वांट टू रिक्वेस्ट स्कूल्स जो उनके स्ट्रक्चर्स फीस के वहीं हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्लान नहीं है वहाँ पे। आप सिक्योरिटी इदारे और इन सब चीज़ों को तो बाद में देखें, लेकिन मुझे लगता है विद इन स्कूल्स को, कॉलेजेस को, कि फ़ीस वहीं की वहीं रखी हुई है ना, आप इतनी फ़ीस ले रहे हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के विद इन आप अपना सिक्योरिटी प्लान ज़रा इतना मजबूत कर लें कि आपको किसी को बाहर देखने की ज़रूरत ना पड़े। एटलीस्ट जैसे कल जो वहाँ पे गार्ड्स थे, 54 गार्ड्स थे, 55 थे, एटलीस्ट उन्होंने एक होल्ड ऑन तो किया ना। तो आप अपनी वॉल्स चीज़ें, आप कम से कम माँ बाप को जो बच्चों को भेज रहे हैं 5-7 घंटों के लिए, उन्हें तो कोई सिक्योरिटी दें, उन्हें तो आप कोई वो सेटिस्फैक्शन दें, तो उस इतनी फ़ीस जो ले रहे हैं ना, तो उसको कहीं अब जस्टिफाई भी करें मेरे ख्याल से इस तरह से। मैं सिर्फ यही कहूँगा, और मैं सिर्फ सवाल है मेरा, मैं अपने आप को क्या ठीक करूँ कि मेरा मुल्क ठीक हो जाए, मेरी माँ को तसल्ली हो जाए, मेरा फ्यूचर जो है वो सेफ हो जाए, मेरी नई जनरेशन जो है वो पढ़ लिख जाए। मैं सिर्फ ये सवाल करूँगा। मैं तो इतनी सी बात कहूँगा कि हमेशा कहता हूँ और आज भी यही कहूँगा कि सैलाब होता है तो फ़ौज आए, ज़लज़ला हो तो फ़ौज आए, कोई मुसीबत हो तो फ़ौज आए, लेकिन हुकूमत में ना आए, क्योंकि वो हमारी लाशों से गुजर के जाए। हम जमहूरी बंदे हैं भाई, हमें नहीं चाहिए ऐसी जमहूरियत। हमें सुकून चाहिए, अमन चाहिए, मोहब्बत चाहिए, भाईचारा चाहिए, और एक कौम, हम सबको एक होना चाहिए। दैट्स इट। अमजद भाई पहले तो कुछ कह दीजिए, फिर इसके बाद करम मांगता। मैं बिल्कुल कहूँगा, एक बात ज़रूर कहूँगा, चाहे वो हुक्मरानों के लिए हो, चाहे वो हमारे फ़ौज के लिए हो, चाहे वो हमारी रंजिश के लिए हो, चाहे वो किसी के भी लिए हो, अब बहुत हो चुका। जुल्म सह के चुप रहना जुल्म की हिमायत है। जुल्म सह के चुप रहना जुल्म की हिमायत है। आज मेरा घर उजड़ा, कल तुम्हारी बारी है। तो अपने कल के लिए सोचिए और इस जुल्म को आप ख़त्म करिए। दुआ करते हैं अल्लाह करम करे। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ सदका दिला दे इलाही, रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा दुआ